नमस्कार बच्चों। आज हम अपना नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि जीवन में नवीनीकरण बहुत आवश्यक है। नवीनीकरण मतलब नया करना। नवीनीकरण ही मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम प्राचीन वस्तुओं और पुराने विचारों से ही चिपके रहें तो समाज में कभी भी उन्नति की दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे, अर्थात उन्नति नहीं कर पाएंगे। प्रस्तुत लेखक की रचना जो है बस की यात्रा, वो आज की परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से सार्थक है, क्योंकि आज भी हम कई बार देखते हैं कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक जो हैं वो ऐसी खटारा बसें चलाते हैं और उससे वे अधिकाधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और यात्रियों की जान की परवाह बिल्कुल नहीं करते। उनके साथ यात्रियों की जान की परवाह किए बिना उससे खिलवाड़ करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। व्यंग्य का तात्पर्य बच्चों यह होता है जो हमारे मन में गुदगुदी पैदा करता है, यानी हमें हंसाता भी है, लेकिन साथ ही साथ समाज की वास्तविकताओं को, जो कड़वी वास्तविकता हैं, उनको भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिनसे हर व्यक्ति का सामना होता ही है, उससे बच पाना संभव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में लेखक ने यातायात व्यवस्था, जो कि प्राइवेट यातायात व्यवस्था है, प्राइवेट कंपनी जो यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अपने वाहन चलाते हैं, उन पर एक कटाक्ष किया है, एक व्यंग्य किया है। बस की यात्रा नामक पाठ एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का तात्पर्य बच्चों ये होता है जिसमें हम किसी यात्रा का वर्णन करते हैं, और इस पाठ में भी लेखक ने अपनी एक यात्रा का वर्णन करा है, जिसमें वो अपने 4 मित्रों के साथ अपनी कंपनी के काम से पन्ना गए हैं और वापसी में उन्हें जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। ये संपूर्ण वृतांत बच्चों मध्य प्रदेश का है और ये सारे ही स्थान मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। पन्ना, सतना, जबलपुर, ये सब मध्य प्रदेश में पड़ने वाले स्थान हैं, जाते हैं। उन्होंने सुबह लेखक को बस से पहुंचना था और उनमें से जो 2 मित्र थे उन्हें अपने काम पर भी जाना था, तो उन्हें समय पर वहां पर पहुंचना था जिससे कि वो अगली ट्रेन पकड़ सकें। कुछ समझदार लोगों ने उस बस से यात्रा ना करने की सलाह दी और लेखक ने भी देखा तो बस एकदम टूटी फूटी और जर्जर दशा में थी, जैसे कोई वृद्धा बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी हो, और उसे देखकर बस के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, और जिसके प्रति हमें श्रद्धा जागृत हो, जिसको हम पूजा योग्य समझें, उस पर बैठा कैसे जा सकता है। ये एक तरह का कटाक्ष है। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार का तात्पर्य है शेयर होल्डर, यानी जो कंपनी में मुनाफा में हिस्सा रखते हैं, वो भी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने बड़े दावे से कहा कि यह बस बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने सभी डरे हुए मित्रों को सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कहा, डरो मत, अनुभवी है बस ये, और ऐसी बस, नई बसों पर तो विश्वास करना भी कठिन है, तो ऐसी बस हमें उसी तरह ले जाएगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में प्यार से बिठाकर हिलाते डुलाते हुए ले जाती है, और उसी तरह से यह बस भी हमें प्यार से हिलाते डुलाते हुए ले जाएगी। तो बच्चों, इस तरह से यात्रा शुरू हुई। अब जब वहाँ पर यात्रा करते हुए जैसे ही इंजन चालू हुआ तो इतनी ज़बरदस्त कंपन हुआ, बस एकदम कांपने लगी। और पहले तो उस बस में उसकी खिड़कियों में बहुत कम शीशे थे, बहुत कम शीशे बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे भी लेखक को लग रहा था कि बचने की ज़रूरत थी, क्योंकि वे भी किसी भी क्षण गिर सकते थे, जिससे कि यात्रियों को चोट आ सकती थी।
बच्चों यहाँ पर बच शब्द का दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक बचे हुए शीशे और उन दूसरा बचना था। यानी एक जगह तो बच का तात्पर्य शेष से है और दूसरी बार उसका प्रयोग सुरक्षित रखने से हुआ है, सुरक्षित रखने के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है, बस बुरी तरीके से कंपन कर रही थी। जैसे इंजन कंपन करता है उसी तरह पूरी बस ही कंपन कर रही थी। और उसके जो पुर्जे थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो जो टूल्स थे, वो आपस में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी तुलना लेखक ने असहयोग आंदोलन से की है। जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और तब उन्होंने यह निश्चय किया था कि वे अंग्रेज़ों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, इसी तरह से यहाँ भी बस के पुर्जे आपस में सहयोग नहीं कर रहे थे और बस की जो सीट थी वो इस कदर टूटी हुई थी कि ऐसे लग रहा था कि लेखक उसी में फंस कर रह गया है, फंस कर बैठ गया है। यानी किसी तरीके से कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। चलते चलते बस अचानक रुक गई तो लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब क्या हुआ? पेट्रोल रिसने लगा। ड्राइवर ने पेट्रोल निकाला और नली के साथ इंजन में डालने लगा। लेखक को बस की दशा, अब इस पर भी लेखक व्यंग्य कर रहा है कि लेखक को बस की दशा ऐसी लग रही थी कि जैसे कि कोई माँ अपनी गोद में रखकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वैसे ही वो जो ड्राइवर था वो बस के इंजन को पेट्रोल पिला रहा था जिससे कि वो चल सके। अब धीरे धीरे बस चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बस का ब्रेक भी फेल होने की स्थिति में था। स्टीयरिंग भी टूटने के जैसे के कगार पर था और ऐसा लग रहा था कि बस का स्टीयरिंग का बस पर नियंत्रण नहीं है। तो जब वो यात्रा कर रहे थे और आसपास जो हरे भरे पेड़ दिख रहे थे, उनके आते ही यात्री और लेखक सब डर से कांप जाते थे और वो हर पेड़ को अपना एक दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इस पेड़ से बस टकरा जाएगी और जब वो पेड़ किसी तरह से निकल जाता था तो लगता था कहीं अगले से न टकरा जाए। इस प्रकार धीरे धीरे वे यात्रा कर ही रहे थे और मन में बड़ा ही भय था कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे भी या इसी बस से स्वर्ग यात्रा करना पड़ेगा। इसी बीच बस पुनः रुक गई और ड्राइवर के बहुत प्रयास के बाद भी बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार को बस को फर्स्ट क्लास बताते हुए कह रहे थे, अरे ये तो संयोग मात्र है, इसके टायर में का जो भी समस्या आ गई है ये तो एक संयोग है, किसी भी वाहन के साथ हो सकता है। उस समय लेखक को कंपनी के हिस्सेदार बिल्कुल अंग्रेज शासनकर्ता की तरह लग रहे थे, जिन्हें केवल अपना ही ध्यान था, भारतीयों की ज़रा भी परवाह वे नहीं करते थे। उसी तरह से उस बस कंपनी के मालिक को भी सिर्फ अपना और अपनी कंपनी और उसके मुनाफे का ही ध्यान था, उन्हें यात्रियों का कतई ध्यान नहीं था। हल्की छिटकी चांदनी थी और लेखक को वृक्षों की छाया में खड़ी बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो और उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका कहीं प्राणांत ना हो जाए। यानी वो बस इस लायक ही नहीं थी कि उसमें इतने यात्री सफ़र कर सकें, और जब उसमें इतने यात्री बैठे थे तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि उसके प्राणांत हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी और उन सब को उसकी अंत्येष्टि यहीं करनी पड़ेगी, उस बस को वहीं स्वाहा करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अर्थात बस बिल्कुल भी आगे बढ़ने की दशा में नहीं थी। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को चलने के लायक तो बनाया, लेकिन उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। अब वे बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कोई वृद्धा अपने लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलती है, उसी तरह से वह बस भी धीरे धीरे रुकते रुकते चलने लगी। अब लेखक यह सोच रहा था कि टायरों की इतनी खराब हालत के बावजूद वे यात्रियों की जान पर खेलकर उन्हें सफ़र करवा रहे थे। वे मतलब कंपनी के हिस्सेदार।
उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। ये कटाक्ष कर रहे हैं लेखक। उन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने बस के टायर नहीं बदले और उसके बदले में अपने प्राण दे दिए। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक और उसके मित्र अब पन्ना तो क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे और उन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। अब वे किसी भी तनाव में नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे कभी भी पहुंच जाएं तो ही बड़ी बात है और पूरी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ज़िंदगी उसी बस में बितानी है और फिर उस लोक में यानी स्वर्ग लोक को चले जाना है। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि धरती पर रहने का या कहीं जाने का अब उनका कोई लक्ष्य नहीं है और वे इसी बस से अब स्वर्ग जाएंगे। अब वे घर की तरह बड़े आराम से उस पर बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। यानी जब कष्ट की पराकाष्ठा होती है तो फिर व्यक्ति को एक सकारात्मक मोड़ या सोच लेना आवश्यक होता है और वही लेखक तथा उसके मित्रों ने किया कि अब वे सारी चिंताओं से मुक्त हो गए थे और हंसी मजाक करते हुए बैठ गए कि अब कभी न कभी कहीं न कहीं तो पहुंचाएगी ही, चाहे वो धरती पर लोग कहीं पर या फिर हो सकता है स्वर्ग में। धन्यवाद।